नमस्कार, मैं विनीत कुमार नाइस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। हिंदी विषय एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका उत्तर प्रदेश सहित काफ़ी एग्ज़ाम्स में बड़ा महत्व बना हुआ है और अगर आप देखें तो किसी किसी एग्ज़ाम में आपका 1/4 भाग तक आ जाता है। तो आज मैं आपकी इस क्लास को स्टार्ट करते हुए आपका पहला टॉपिक वर्णमाला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा। वर्णमाला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अपनी ज़िंदगी का पहला दिन जो स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए, वो लिया जाता है किसी भी टीचर्स के द्वारा। आपके सामने पहली क्लास उसी की दी जाती है। तो आज हम उसी को ध्यान से देखेंगे कि वर्णमाला में क्या होता है और कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक है आपका वर्णमाला। वर्णमाला को हम पढ़ेंगे। वर्णमाला में हमारे दो शब्द सामने आ रहे हैं। पहला है वर्ण और दूसरा है माला। पहला है वर्ण और दूसरा है माला। देखिए वर्ण क्या है। वर्ण का मतलब इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, वर्ण का मतलब है जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, उस बोलने में हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हम अपने मुख से किसी भी शब्द को बोलते हैं, उस शब्द में हमारे मुख से जो सबसे छोटी इकाई निकलती है वो वर्ण कहलाती है। यानी कि परिभाषा बनेगी कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जी, हमारी जो परिभाषा निकल कर आई वो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब मैं बात करूंगा दूसरे शब्द माला के बारे में। देखिए माला, एक आपके लिए छोटी सी बात, आप किसी माला को देखते होंगे, आप सीधा मोतियों की माला पर ले चले। देखिए मोतियों की माला क्या होता है, मोती होते हैं उसमें पड़े हुए। तो वे मोती जो छोटे छोटे होते हैं वे एक क्रम में लगे हुए होते हैं, व्यवस्थित क्रम में लगे हुए होते हैं। इस तरह से वो लगे हुए होते हैं। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो मोती होते हैं वो एक व्यवस्था में लगे हुए होते हैं। तो उसी तरह से अगर हम बात करें वर्णों की, तो यहाँ भी वही बात निकल कर आती है कि जहाँ वर्णों का व्यवस्थित क्रम बन जाए वो भी आपकी क्या बनेगी, वर्णमाला बनेगी। यानी कि मैं बात करूँगा वर्णमाला के बारे में। तो यहाँ बनेगा क्या होगा, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा पेज हम ले रहे हैं जी। इसी में बात करेंगे हम वर्णमाला में आगे वर्णमाला के भेद यानी कि भाग कितने होंगे। तो यहाँ पढ़ते हैं वर्णमाला को हम दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? पहला जिसे हम कहेंगे स्वर और दूसरा जिसे हम कहेंगे व्यंजन। एक को हम कहेंगे स्वर और दूसरे को हम कहेंगे व्यंजन। स्वर, व्यंजन। बात करेंगे हम सबसे पहले इनकी संख्याओं के बारे में। देखिए यहाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होता है, किसी किसी किताबों में मिलेगा आपको। पहली बात क्या बनती है कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो वर्ण हैं 52। यहाँ 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक निकल कर आता है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है कि इन वर्णमाला के 52 वर्णों में स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। किसी भी किताब में आपको इससे ज़्यादा या कम दिखाई दे
तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आपकी संख्या केवल 11 है और 11 पर ही आप टिक करेंगे, 11 होती है। इसके अलावा मैं बात करूं व्यंजनों की संख्या, तो स्वतंत्र व्यंजन हमारे 33 होते हैं, 33 होते हैं हमारे व्यंजन। इसके अलावा मैं यहाँ बात करूँगा स्वर में लिखे होते देखे होंगे आपने, दो एक और होते हैं जो होते तो स्वर में ही शामिल है लेकिन स्वर नहीं होते। ये जो हैं अलग से इनको एक नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से होते हैं? एक को हम कहेंगे अंग, यानी कि ए के ऊपर एक बिंदी लगी होती है, और दूसरा होता है आपका अह, यानी कि जिसके पीछे 2 विसर्ग लगे होते हैं। ए के पीछे 2 विसर्ग लगे होते हैं, अंग और अह। ये 2 कहलाते हैं हमारे अयोगवाह। आ के योग से बनने के कारण ही अयोगवाह कहलाते हैं। इसके अलावा ये 33 होते हैं। इसी में 2 और होते हैं जिसे हम द्विगुण कहते हैं। इन 33 के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 2 के बारे में जिन्हें हम द्विगुण कहते हैं। इन्हीं को दूसरा नाम दिया गया है उत्क्षिप्त। इन्हीं को दूसरा नाम दिया गया है उत्क्षिप्त, यानी कि ये होते हैं 2 आपके, एक नीचे विसर्ग लगा होता है जिसे नुक्ता कहा जाता है, थोड़ा, और दूसरा होता है इसी में ड़। 2 ये होते हैं। इसी के आगे व्यंजनों में ही शामिल होते हैं +4, 4 जिन्हें हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन, जिन्हें कहेंगे हम संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी आपकी कितनी होती है? 4। ये कौन से होते हैं? क्षय, त्रय, ज्ञ और एक होता है श्रय। 4 होते हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। इनकी संख्या 4। संयुक्त क्यों कहलाते हैं? कि संयुक्त इसलिए कहलाते हैं कि 4 जो हैं ये 2-2 से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये संयुक्त कहलाते हैं। इतना आप ध्यान देंगे। आगे मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ, देखिए। अब मैं बात करूँगा आपसे केवल स्वर के बारे में। स्वर, जी देखिए, स्वरों की संख्या के बारे में मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं स्वरों को लिख रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। देखिए, ए, आ, ई, आई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब आप देखेंगे इनको 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11, कुल हो जाते हैं 11। इन 4 में से इन 11 के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा इन 4 में, ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, ए, री, ए, ऐ, ओ और औ में। इन 4 में हम भाग करेंगे इनको चारों, इन 11 को बांट रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्हीं 4 में से एक पहला भेद होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर भेद। इसी को हम कह सकते हैं दूसरे नाम से याद जानेंगे, या मात्रा के आधार पर, या दूसरा नाम इसी को हम देंगे मात्रा के आधार पर स्वर भेद। मात्रा के आधार पर स्वर भेद, इसका मतलब ये होता है मात्रा के आधार का या उच्चारण के कि मुख से ध्वनि कैसे निकलती है, कितना समय वो लेती है। देखिए, मात्रा का मतलब होगा, इसमें हम इसको 3 भागों में बांट रहे हैं। कौन सा? पहला, जिसे हम कहेंगे मूल स्वर। मूल स्वर कह दीजिए, या लघु स्वर कह दीजिए, या जी मूल स्वर कह दीजिए या लघु स्वर कह दीजिए। ये होते हैं संख्या में 4। आप इनकी संख्या को विशेष याद रखें कि कुल कितनी संख्या होती है। मूल स्वरों और लघु स्वरों की संख्या 4 होती है। यही मैं लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का मतलब कि एक बार में उच्चारण कर दें, जैसे ए, उसके बाद ई,
उसके बाद उ और उसके बाद री। ये 4 होते हैं हमारे मूल स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, वहाँ हमारा मूल स्वर या लघु स्वर कहलाता है जी। चलिए यहाँ तक हो गया। दूसरा पेज, जी। दूसरा टाइप उच्चारण या मात्रा के आधार पर जो होता है उसको हम कहेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसी में होती है संख्या आपकी, देखिए 3, इसकी संख्या होती है 3। आपका एक बोर्ड है उत्तर प्रदेश में, UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसमें ये सवाल बार बार पूछा जाता है। किसी किसी किताब में इसकी संख्या 7 मिलेगी, लेकिन बोर्ड इसी को मानता है, इसलिए आप इसको याद रखिए। ये 3 कौन से होते हैं? देखिए मैंने आपको 4 लिखे, अभी 4 कौन कौन से लिखे थे मैंने आपके लिए? ए, ई, उ और री, ये 4 लिखे मैंने आपको। अब आप इन 4 में देखेंगे कि इन 3 का तो दीर्घ होता है, इसका नहीं होता, तो यही हमारे दीर्घ होते हैं। कौन कौन से? देखिए ए का दीर्घ होगा आ, ई का दीर्घ होगा आई और उ का दीर्घ होगा। इसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर, जिनकी संख्या होगी 3। री का कोई दीर्घ नहीं होता, इसलिए इनकी संख्या 3 रह जाती है। तीसरा इसी में आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कहेंगे हम, संयुक्त स्वर इसी में शामिल है संयुक्त स्वर। देखिए संयुक्त स्वर में क्या है? संयुक्त स्वर में हम पढ़ेंगे ए, ऐ, ओ और औ को। देखिए संयुक्त का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा का शामिल होना हो, एक से ज़्यादा का शामिल होना हो। तो यहाँ हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए ए, ऐ, ओ और औ। अब ये एक से ज़्यादा का शामिल होने का मतलब कि इसमें क्या क्या शामिल है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये वर्ण किससे मिलकर बने होते हैं या इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ ए के बारे में। देखिए ए में आपका जो शामिल होता है ए के साथ या आ के साथ, इन दो में से किसी एक के साथ अगर मैं ई या ऐ को जोड़ देता हूँ, ए या आ के साथ दोनों में से कोई एक के साथ मैं ई या ऐ को जोड़ देता हूँ, तो दोनों के मिलने से ये बनता है। और इसका मतलब होता है किसी भी वर्ण के ऊपर एक मात्रा का लगा होना। उदाहरण जैसे मैं आपको दूं, जैसे आप पढ़ें गणेश, ये मात्रा आपकी जो लगी हुई है ये एक ही मात्रा होती है जो दो इन वर्णों से मिलकर बनेगी। इसको हम आगे संधि में पढ़ेंगे। दूसरा बात करें अ के बारे में, ये बनता है आपका ए या आ के साथ इन दोनों में से ही किसी एक को जोड़ सकते हैं आप, या तो ए को जोड़िए या ऐ को जोड़िए, दोनों में से किसी एक को जोड़िए तो ये बन जाता है। इसका मतलब होता है किसी वर्ण के ऊपर दो मात्रा, जैसे एग्जाम में लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल आपके लिए सदैव। देखिए सदैव में आपकी दो मात्रा आपके ऊपर लगी हुई है। तीसरा ओ की मैं बात करूँ, ओ बनता है ए या आ के साथ, ए या आ के साथ हम यहाँ जोड़ेंगे ऊ को या औ को, ऊ को या औ को जोड़ेंगे तो ये बन जाता है। इसका मतलब होता है एक मात्रा इस तरह लगी होती है बीच में, जैसे मैं लिख रहा हूँ उदाहरण में महोदय। देखिए महोदय में ये मात्रा जो है ये ओ की मात्रा है। दूसरा औ की बात में करें, ए या आ के साथ यहाँ जोड़े हम, जैसे सेम स्थिति इन दोनों के साथ हुई थी सेम इसके साथ, यानी कि यहाँ जैसे जोड़ा था ऐसे इनको उठाकर यहाँ जोड़ दीजिए ओ या औ। अब यहाँ क्या बनता है, इन दोनों को मिलाने से औ बनता है, जो कि आपका मात्रा होती है इस तरह से लगी हुई। उदाहरण के तौर पर मैं आपको लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूँ महौषध या महौषधि लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर आप, महौषध या महौषधि। तो यहाँ ये वाली मात्रा जो आपकी आई, ये बीच में कौन सी मात्रा है, ये औ की मात्रा कहलाती है। यानी चार संयुक्त स्वर हमारे जो बनते हैं वो संयुक्त क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो
दो दो से मिलकर बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। नया देख अगला, इसी में हम एक और पढ़ते हैं, अलग से मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक पढ़ते हैं हम प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखिए ये क्या होता है। वैसे तो हिंदी में ये नहीं बोला जाता, ये संस्कृत में महत्व रखता है। संस्कृत की जो हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप श्लोक पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो श्लोक और मंत्र में ये प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है, देखिए ये क्या है, ये मात्रा को जो लेता है वो 3 गुना समय लेता है। 3 गुना समय, एक मात्रा में बोलने में 3 गुना समय लेता है। जितनी मात्रा होती है, जो मात्रा बोली जाती है एक ही मात्रा, उससे 3 गुना समय, यानी कि मान लीजिए ऐसे हम मैथमेटिक्स के रूल में अगर लिखें तो आप ऐसे मान सकते हो, ऐसे 3 गुना समय इसमें हम ले सकते हैं। कैसे, इसकी पहचान क्या है, देखिए वैसे इसका कोई निशान नहीं है, मैंने आपको लिखा दिया कि 11 हो गए, 3 आपने वहाँ लिए, 3 वहाँ लिए, 4 वहाँ लिए, 3 3 6 4 10 और एक री हो गया आपका 11। इसकी पहचान ये है कि जब भी आप किसी श्लोक या मंत्र को देखेंगे तो एक इस तरह का निशान बना होता है बीच में, या कभी कभी वो ऐसे भी बना देता है। इस चिन्ह को हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिखूं, आपने कहीं ओम लिखा देखा होगा, आपको इस तरह लिखा मिलेगा, तो ये जो ओम है ये प्लुत स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लुत स्वर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोग देखिए प्रयोग करेंगे या तो मंत्रों में, संस्कृत के मंत्रों में, या इसी का एक और प्रयोग किया जाता है। दीर्घ उच्चारण का मतलब होता है किसी को पुकारने में। पुकारने में, पुकारने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपसे कोई दूर खड़ा हुआ है, कुछ दूरी पर है, मतलब 100 200 300 मीटर की दूरी पर, तो आप उसको एक धीरे से नहीं बुला सकते, यानी कि जिससे आप मेरे पास अगर बैठे हो तो मैं आपको आराम से कह दूंगा, लेकिन अगर दूर है तो उसको आवाज़ लगाकर बोलूँगा तो थोड़ा लाउड करना पड़ेगा, आवाज़ को तेज़ करना पड़ेगा। जैसे एक शब्द मान लीजिए मैंने भैया लिया, तो अगर वो पास बैठा है तो बोल दिया भैया, लेकिन अगर वो दूर है तो थोड़ा आवाज़ को लाउड कैसे करेंगे कि भैया, यानी कि आ की जो ध्वनि है इसको थोड़ा हम लंबा कर देंगे, यानी कि कुछ देर तक इसको खींच देते हैं। तो ये पुकारने में इस तरह प्रयोग किया जाता है। ये होता है प्लुत स्वर। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज, देखिए ये ऑनलाइन क्लास है, अगर कहीं कोई बात समझ में ना आए तो आप वीडियो को पीछे हटाकर देख सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, आराम से समझ में आ जाता है। अगर नहीं आता तो आप कमेंट छोड़ दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसी में हम कुछ अलग बातों की, जैसे क्या है, अगर मैं बात करूँगा आपको, एक होता है आपका सजातीय स्वर या सवर्ण स्वर क्या होते हैं। दूसरा इसी में मैं लिख रहा हूँ विजातीय स्वर या असवर्ण स्वर। देखिए सजातीय, स मतलब साथ, स एक साथ के लिए प्रयोग किया जाता है। जाति का मतलब एक जाति होती है, श्रेणी होती है, यानी कि समान श्रेणी के जो स्वर होंगे वो अगर आपस में मेल करें, यानी कि समान स्वरों का आपस में मेल, वो क्या कहलाएगा, सजातीय कहलाएगा। दूसरा विजातीय में क्या होगा, असमान जाति का या असमान वर्णों का मान लो आपस में मेल। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं देख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप देखें ए और आ, ये दोनों एक से दिखाई देते हैं। आगे बढ़े, ई और आई ये दोनों एक से दिखाई देते हैं। ऊ और औ एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर हम इनको ही आपस में जोड़ दें, जैसे ए का आ के साथ या ए का ए के साथ, इस तरह की अगर मेल होते हैं तो ये सजातीय हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी का भी लिख लेते हैं,
इस तरह कर लीजिए या इस तरह कर लीजिए, यानी कि छोटे को छोटे के साथ जोड़ दीजिए, बड़े को बड़े से, छोटे को बड़े से, बड़े को छोटे से। हर स्थिति में ये सजातीय कहलाएगा। लेकिन अगर हम इन आपस में इन दोनों को जोड़ दें, इसको इसके साथ, यानी कि ए के साथ, अब ए नहीं ई हो जाता है या आई हो जाए, ऊ हो जाए, औ हो जाए, तो ये विजातीय कहलाता है। ए का ई के साथ, आई के साथ, ऊ के साथ जुड़ना, यानी अपने के साथ ना जुड़ना विजातीय कहलाता है। ये होता है कौन सा स्वर कहलाएगा? ये विजातीय स्वर या असवर्ण स्वर कहलाता है। चलिए बात करेंगे हम इसी में आगे और ठीक है। हाँ, इसी में बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए आज व्यंजनों में। थोड़ा सा एक व्यंजन लिख कर देखते हैं कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए ज़रूर। देखिए, मैंने आपको बताया था अभी स्वरों को कुछ और है जो बाद में पढ़ेंगे हम। पहले मैं व्यंजन आपको बता देता हूँ, व्यंजन याद हो जाते हैं कि कौन कौन से वर्ण होते हैं, वो बहुत मस्त है जी। पहला देखिए, मैंने आपको बताया कि व्यंजनों की जो संख्या होती है, स्वतंत्र व्यंजन होते हैं हमारे, वो 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं उसको लिख रहा हूँ। देखिए, इसमें मैं बात करूँ पहले कैसे लेकर और जो ज्ञेयतक व्यंजन हैं उनमें से सबसे पहले मैं आपको बांट रहा हूँ। देखिए, जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। व्यंजन हमारे 3 भागों में बटे होते हैं। इन 33 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें पहला है जी, देखिए पहला है जिसे हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कह लीजिए, या इसी का एक दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन, जिसको हम क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन भी हम इसको कह सकते हैं। वर्गीय व्यंजन दूसरा नाम, दूसरे पाइए, इसे कहेंगे हम अंतःस्थ व्यंजन। तीसरे को हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, या इसी ऊष्म व्यंजन का हम दूसरा नाम रखते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या कहेंगे हम? दूसरा नाम कहेंगे इसी को संघर्षी व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म या संघर्षी। देखिए, पहली मैं बात करूं, ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। किसी किताब में आपको गलत मिलेगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखेंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इनकी संख्या होती है 25। कुछ किताबें आपको 27 का जवाब देंगी, लेकिन आपको 27 नहीं करना है, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये बार बार पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संख्या कितनी होती है। कई बार ये एग्जाम में सवाल पूछा गया, और 4 ही होती है इनकी संख्या। अब आप जोड़िए, 25 और 4 29 और 4 33, यानी आपके व्यंजन कितने हो गए? 33। मैं इनके नाम लिख रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। देखिए, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक जो 25 होते हैं वो स्पर्श में आ जाते हैं। इसमें आपके बात करेंगे हम य, रे, ल और व की। देखिए, एक व होता है और एक ब होता है। ये वाला ब यहाँ आता है, स्पर्श में आता है, जिसमें बीच में चिरा होता है, फटा होता है बीच से, और एक ये होता है जिसमें बीच में कोई निशान नहीं होता। तो इसको आप जब बोलेंगे, इसमें हमारे दोनों होठ जुड़ जाते हैं आपस में, ये ब होता है, और इसमें दोनों होठ नहीं जुड़ते, ये व होता है। ठीक है जी। इनकी संख्या 25 और इनकी संख्या 4 और इनकी संख्या भी 4। कौन कौन सी? देखिए, बड़ा श, उससे छोटा श, पेट में चिरा वाला श, और आपका हो जाता है इसमें है। 4 होते हैं ये, श, श, श और है। संघर्षी क्यों कहलाते हैं? देखिए, जब इनको हम बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि संघर्षी क्यों है। कारण है, जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीवा के साथ जो वायु निकल कर आती है उसमें एक घर्षण पैदा होता है, एक सरसराहट पैदा होती है। चाहे आप बोलकर देखिए, श में एक सरसराहट सी आपको दिखाई देगी। अंतस्थ कहलाते हैं कि बीच में इसके और इसके बीच में आने के कारण ही अंतस्थ कहलाते हैं। 4 ये बार बार पूछा जाता है, कई बार पीसीएस के एग्ज़ाम तक में पूछा गया है, जो कि आपका सेकंड पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं सवाल। चलिए, मैं पहले आपको लिख रहा हूँ स्पर्श व्यंजनों में कौन कौन से कैसे मैं तक। देखिए, दूसरा जो नाम दिया है इन्हें वर्गीय दिया है। वर्गीय क्यों दिया है? इन्हीं 25 को
5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण रखे गए। कौन कौन से देखिए, जैसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ क वर्ग। इन 25 की मैं बात कर रहा हूँ, इनको मैं छोड़ रहा हूँ, केवल इनकी मैं बात कर रहा हूँ क वर्ग। क में 5 आते हैं क, ख, ग, घ और ङ, ये वाला जिसकी साइड में बिंदी होती है। देखिए अगर ये वाली बिंदी नीचे लगी हो तो ये अड़ा कहलाता है, ये अलग वर्ण है, ये दूसरी जगह आता है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया, द्विगुण या उत्क्षिप्त कहलाता है। जी शुरू में इसी के बारे में बात हुई थी। चलिए दूसरा है क के बाद आता है च वर्ग। च, छ, ज, झ और य, इसको य बोला जाता है। तीसरा ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण। आप यहाँ एक बात नोट करेंगे कि ये दो वे वर्ण हैं जो ट वर्ग में आते हैं, लेकिन अपने साथ किसी भी तरह की नीचे नुक्ता बिंदी बोलते हैं जिसको, उसको नुक्ता बोला जाता है उर्दू में। जी नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें साइड में नुक्ता होता है और जो उत्क्षिप्त बताए थे उसके नीचे भी नुक्ता होता है। चलिए आगे मैं बात करूँ जी त वर्ग की। त, थ, द, ध और न, ये होते हैं आपके त वर्ग में। आगे मैं बात करूं प वर्ग के बारे में। देखिए प वर्ग, प, फ, ये होता है देखिए ब, जिसमें होठ दोनों जुड़े होते हैं। प, फ, ब, भ और म, ये होते हैं 5 वर्ग में 25। 5 और नीचे तक भी 5, 5 पंजे 25, यानी कि 5-5 हो जाते हैं, तो 5 लाइनों में 25 हो जाते हैं। अब इसी में एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है जिसके बारे में बात करेंगे हम। इन पांचों के बारे में बात करें, अंतिम प्रत्येक वर्ग का, ध्यान से सुनेंगे, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिक्य कहलाता है। नासिक्य या अनुनासिक, नासिक्य या अनुनासिक कहलाता है। इसका कारण है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु मुख द्वार से ना निकलकर नाक के द्वार से बाहर आती है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे कि इन वर्णों के उच्चारण, ये पूछा भी गया है कई बार, एग्जाम में आया हुआ है कि नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं, या नासिक्य वर्णों को उच्चारण करने में सहायता लेनी पड़ती है मुख की, नाक की, नाक और मुख दोनों की। तो आपका ऑप्शन होगा नाक और मुख दोनों की। वर्ण मुख से बोला जाएगा और वायु नासिक के द्वार से बाहर निकल कर आती है। ये होते हैं हमारे व्यंजन। चलिए आज की क्लास को इतना रख लेते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आपको किसी भी तरह की अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। मेरी क्लास आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।